हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी। तो चलिए आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। सो विश यू अ वेरी हैप्पी होली, कलरफुल होली, स्प्लैशिंग होली एंड वेरी सक्सेसफुल होली। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस होली पे कल आपके लिए होली है, आज छोटी होली आप समझ लीजिए, दुर्केल वगैरह होता है। चलिए इस होली पे मैं आपके लिए पूरी तरीके से ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ मैं, और आप मेरी तरफ से आशीर्वाद भी आप लोगों के लिए है कि आने वाला जो वर्ष है आपके लिए बिल्कुल सफलताओं से भरा हुआ वर्ष होना चाहिए। ठीक है, सो आइए हम लोग करते हैं अपने क्लास सेशन का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करें, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सो लग रहा है कि आप लोगों की संख्या को देखते हुए लग रहा है कि हाँ आप लोग होली में बिजी हो गए हैं। हाय एवरीवन, प्रदीप आपको भी हैप्पी होली, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मैं भी घर नहीं जा पाया यार, हमेशा आप लोग, जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ तब से मुझे लगता है कोई भी फेस्टिवल अब घर पे जाना शायद मुश्किल होता जा रहा है। छठ भी छूट गया है, होली भी छूट गया है, इस बार भी यहीं रह गया आप लोगों के साथ, क्योंकि घर जाने का मतलब है कम से कम हफ्ता 10 दिन तो निकल ही जाएगा। लेकिन आप लोग की वजह से जा नहीं सकता, क्योंकि 31 मई को पेपर है, जाऊँगा तो कम से कम 3-4 दिन की क्लासेस तो मिनिमम आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। चलिए सो आप लोग भी प्लीज़ इस समर्पण को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और पढ़िए, मन से पढ़िए, खूब पढ़िए। चलिए आ जाइए, चलिए आप ज़्यादा वक्त जाया ना करें और क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, बिना वक्त जाए के हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू कर लेते हैं। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आज हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर करंट में भी आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इसको लेकर 2019 में कई अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कई जो है सो गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग को चर्चा करना है। इसलिए आइए हम लोग बात करेंगे आज आर्टिकल और 15 और 16, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है ना, सो आ जाइए, फटाफट आ जाइए सभी लोग। चलिए आ जाइए साहब लोग, चलिए आ जाइए। देखिए क्या है, आज बिल्कुल बेसिक सा है, मैं भी होली के काम में थोड़ा सा बिजी रह गया था, सो बहुत कुछ आज आपके लिए एनिमेट नहीं कर पाया, बट स्टिल अभी देखिए हम लोग आज बात करेंगे। पिछले क्लास में हमारी जो बात हो रखी थी, आज से आर्टिकल 14 तक बात हो चुकी थी। आपको ये मालूम होगा कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमने बात करा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके सारे के सारे अर्थों को हम लोगों ने समझने की चेष्टा करी थी, सारे अर्थों को हमने एक्सप्लेन करा था। अब आइए आज हम लोग इत्मीनान से आर्टिकल 15 के ऊपर बात कर लें। आर्टिकल 15, इसमें कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आर्टिकल 15 के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे और देखते हैं कि यूपीएससी यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन ओवर दिस आर्टिकल। ठीक है, सो देखिए पहले सिंपल सा चीज है, इसमें क्या कहता है आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। दिस इज आर्टिकल 15(1). ठीक है ना, ये तो सारे लोगों को पता है, ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि देखिए कि क्या रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, रेस के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, कास्ट के आधार पे नहीं, सेक्स के आधार पे नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पे आप सेक्स के आधार पे आपको भेदभाव दिखाई देगा, कई जगहों पे दिखाई देगा, कई जगह वुमेन रिजर्वेशन की बात होती है, कास्ट के आधार पे आपको भेदभाव दिखाई देगा, रेस के आधार पे भेदभाव दिखाई देगा, धर्म के आधार पे भेदभाव दिखाई देगा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव दिखाई देता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो भेदभाव है ये क्या वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन है? कहा गया कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो हम रिजर्वेशन को देखते हैं तो क्या ये वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन है? तो मैं नटशेल में एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, एक छोटा सा फ्रेज कहना चाहूंगा आपके लिए, वो ये है कि दीज आर डिस्क्रिमिनेशन बट दीज आर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये सब भेदभाव है, लेकिन सब क्या है? सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब क्या है, इसकी चर्चा भी हम लोग विभिन्न अनुच्छेद, जो आर्टिकल 15 है हमारे पास, जो आर्टिकल अनुच्छेद 15 है, इसके विभिन्न जो आपके सब आर्टिकल्स है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए अभी फिलहाल ध्यान में रखिएगा, अगर कभी किसी के दिमाग में चल रहा हो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कहते हैं देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बट वी फाइंड अ लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स वी शुड एक्नॉलेज दैट कि वो सब क्या है, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि वो सारे के सारे भेदभाव हैं, लेकिन वो सकारात्मक भेदभाव है। दोज आर डिस्क्रिमिनेशन बट दोज आर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, आइए साहब नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग लेते हैं, आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, ये देखिए, व्हाट इज आर्टिकल 15(2)? ये देखिए क्या कहता है। देखिए साहब, आर्टिकल 15(2) थोड़ा सा ये लाइट है, कोई बात नहीं है। आर्टिकल 15(2) मैं हूं। अब ये देखिए क्या कहता है, इसमें ये कहा गया है कि दिस आर्टिकल सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिगार्ड टू। ठीक है ना, विथ रिगार्ड टू का क्या है? हिंदी में ये कहता है कि जो अनुच्छेद है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर लूँ, ये थोड़ी सी मेरी ही गलती है कि आज मैंने थोड़ा पीपीटी आपके लिए
तरीके से नहीं कर पाया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। चलिए देखिए क्या है, ये क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 15(2) है वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरीके का प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, या किसी भी स्थिति के अधीन नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या कहा गया, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी यानी अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा, कहीं पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं रोका नहीं जाएगा, कोई कंडीशन इंपोज नहीं किया जाएगा, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, कहीं पे कि किसी शॉप में वो नहीं जाएगा। अगर मान लेते कोई मुस्लिम है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी के शॉप में नहीं जाएगा, अगर मान लेते कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो किसी शॉप के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर ये क्या है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, होटल्स में नहीं जा सकता, ठीक है ना, एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में नहीं जा सकता, ठीक है ना। सो इस आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कहीं भी उसे आने जाने से रोका नहीं जाएगा। शॉप, ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल लाइट दिख पा रहा होगा, शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स है, एंड प्लेसेस ऑफ आपके क्या है, पब्लिक एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना, आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे आपका मूवी थिएटर हो गया आपका, इन सब जगहों पे किसी भी आधार पे आपको रोका नहीं जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने देखा ये भी होगा कि पहले क्या होता था कि कभी किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, ठीक है ना, किसी तालाब का पानी यूज करने से मना किया जाता था, किसी कुएं का पानी लेने से मना किया जाता था, किसी स्नान के घाट के लिए जाने के लिए किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही, समुदाय नहीं बल्कि पर्टिकुलर जाति के लोग ही किसी पर्टिकुलर घाट पे जाते थे, दूसरे जाति के जो लोग होते थे उनके लिए दूसरा घाट बना होता था, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। ये कहता क्या है कि आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत जो बी है वो ये कहता है द यूज ऑफ वेल्स यानी कि कुआं, टैंक्स यानी कि तालाब, बाथिंग घाट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। हिंदी में यह है कि कुआं, टैंक, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग का पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधियों द्वारा या सामान्य जनता के उपयोग के लिए समर्पित जो है वहां पर किसी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है, किसी को नहीं रोका जाएगा। यानी कि हर किसी के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा, हर कोई वहां पर जा सकता है। एनीवन कैन फ्रीक्वेंट दीज प्लेसेस, ठीक है ना। यहाँ जाके वेल पे जाकर के पानी ले सकता है, तालाब का जाके पानी पी सकता है, ले सकता है, बाथिंग घाट पे जा सकता है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट में जा सकता है, मेंटेन्ड होली या पार्टली यानी कि जिसमें पूरी तरीके से सरकार का पैसा लगा हो या उसमें अंशतः सरकार का पैसा लगा हो, तो यहाँ जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है ना, बिकॉज दीज राइट्स आर अवेलेबल टू यू अगेंस्ट द स्टेट एज वेल। अगर हम लोग 15 के बारे में बात करें तो ये स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 15(2). नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए क्या है इसी के अंतर्गत, इसमें क्या है कि दिस प्रोविजन जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर में किसी तरीके का निर्बंधन इस आधार पे लगाया जाता है, ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है, सरकार यानी राज्य का मतलब है स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन मैंने किसी ने कमेंट में देख रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। आर्टिकल 12 का मतलब क्या है, स्टेट। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी कोई भी संस्थाएं काम करती हैं वो सारी, लोकल पंचायत, ये सारे के सारे क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 15(2), ठीक है ना। यानी कि 15(2) ये कहता है कि इस आधार पे किसी के लिए किसी पब्लिक प्लेसेस पे, मैं कॉमनली अगर आपको बता दूं, नटशेल बता दूं कि कोई भी पब्लिक प्लेस अगर है तो वहां किसी को आने जाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये जो आर्टिकल 15(2) है ये आपको किसके अगेंस्ट मिला हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट में मिला हुआ और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सोशल एसिमिलेशन की बात की जाती है कि अगर मान लेते हैं कोई कम्युनिटी प्लेस है तो यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग आ सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो इट इज द यूनिकनेस ऑफ आवर इंडियन कल्चर, ठीक है। सो ये हो गया 15(2). 15(3) क्या कहता है, व्हाट इज अंडर आर्टिकल 15(3), ठीक है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, ये देखिए, हिंदी में पहले पढ़ दूं आपके लिए या इंग्लिश में पढ़ दूं पहले। अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को यानी कि सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। अब ये देखिए क्या है
जैसे विशेष प्रावधान करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कुछ विशेष बातें उनके साथ आप जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि आप उनको कुछ फेवर करेंगे, कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इसका मतलब क्या है ना कहीं आप उनके लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो अगर आप देखें कि वुमेन के लिए कोई रिजर्वेशन है या बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, तो ये सारे के सारे जो है ये आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या है, एक तरीके से इस आर्टिकल को आप एज अ कोरोलरी ऑफ आर्टिकल 14 देख सकते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? यह कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इस कानून का समान संरक्षण हर किसी के पास। अगर मान लेते हैं कि कोई भी समाज के विकास की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करें कि कोई अगर पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, किसी को संरक्षण की जरूरत है, कोई अगर कमजोर है, ताकि वो क्या कर सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके और उसको प्रमोट करना चाहिए, तो आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दो लोगों के लिए बात कही गई है, एक महिलाओं के लिए और दूसरा क्या है, बच्चों के लिए। तो सरकार के पास ये अधिकार है। ये 15(3) अनुच्छेद जो 15(3) है, आर्टिकल जो 15(3) है, उसको ये प्राधिकार देता है। आर्टिकल 15(3) गिव्स अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगर किसी तरीके का कोई अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर इस आधार पे अगर हो रहा है महिलाओं के आधार पे या बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 15 में जो कहा गया देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है ना, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहां पर क्या है कि आर्टिकल 14 से जोड़ करके इस आर्टिकल को हमें देखना पड़ेगा, जहां बोला गया है कानून के समान संरक्षण की बात की जाती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है। इक्वल प्रोटेक्शन का लॉ का मतलब जानते हैं कि महिलाओं के साथ हमेशा से, आपने देखा भी होगा, इतिहास गवाह इस बात का, जब आप 19th सेंचुरी में अगर होंगे आप, तो आप पढ़ा होगा जब आपने, तो आप देखेंगे क्या वहां पर विमेन को क्या माना था, इट्स अ कमोडिटी के तरीके से इनका यूज किया जाता था। इनके पास राइट नहीं होते थे बोलने के लिए, इनके पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, कई तरीके के सोशल वाइसेस इनके अगेंस्ट थे, सती था, विधवाओं की स्थिति का बहुत खराब होना होता था। आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर कभी, ये मैंने पहले भी बताया लेकिन ये मुझे बहुत एप्ट लगता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, कि आपने कभी सुना है कि विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात हो रही है, लेकिन कभी आपने सुना विधुर पुनर्विवाह? अगर किसी का पति मर गया तो किसी स्त्री को उसके पति की चिता पे जिंदा जला दिया गया, वो सती हो गई। अगर सती नहीं हुआ, उसके बाद दया करुणा दिखा के उसे जीवित बचा लिया गया, तो विधवा की स्थिति बड़ी खराब होती थी। जितने के घर के अंदर जितने भी मांगलिक कार्य होते थे, वहां आपको आने जाने की आजादी नहीं होती थी। लेकिन अगर किसी की पत्नी मर गई, तो कभी क्या आपने सुना कि कभी कोई पति सता हुआ? नो, यू विल नेवर फाइंड। आपने कभी सुना विधुर पुनर्विवाह के लिए कोई प्रयास हो रहा है? नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति क्या थी, खराब थी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी महिला पुरुषों से वो काफी नीचे थी। अब इनको जो है, जो दबे कुचले लोग हैं, इनको क्या करना है, समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है। और इसीलिए अनुच्छेद 15(3) इस बात का प्रावधान करता है कि सरकार महिलाओं के लिए क्या करे, कुछ विशेष प्रावधान करे, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में इक्वली शामिल हो पाए, समान रूप से शामिल हो पाए, पुरुषों के बराबर रहें, ठीक है। सो समझ पा रहे हैं ये? सो इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, ये करता है महिलाओं के लिए भी बात करता है और बच्चों के लिए भी बात करता है, ठीक है। सो इट इज आर्टिकल 15(3). तो यहां पे आपको दो चीज याद रखनी है, महिलाओं के लिए भी और ये बच्चों के लिए साफ बात हो रही है। विमेन एंड क्या, किसके लिए बात हो रहा है? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। एंड दिस इज प्रोविजन एमनाइट्स फ्रॉम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। चलिए साहब, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, राइट। अब आ जाइए आर्टिकल 15(3) के बाद आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15(4) के ऊपर। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस ईयर, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस वर्ष ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है साहब। ये देखिए क्या आर्टिकल 15(4) क्या कहता है साहब। पहली बात समझिए कि जो अनुच्छेद 15(4) है, यानी कि क्लॉज 4 है, ये संविधान के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। What I want to say in English, Article 15(4) added by First Constitution Amendment 1951, ठीक है ना। सो पहली बात तो ये हो गई कि आप इसको ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, ठीक है। ये 1951 में इसको ऐड किया गया बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया, अंडर दिस आर्टिकल यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द ईच एंड एवरी वर्ड्स, ठीक है ना। आपको हर एक शब्दों के लिए क्या होना होगा, बहुत ही विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अंडर दिस आर्टिकल स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, यहां देखिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना।
किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज में, ठीक है ना, और उसमें से भी क्या करना है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, तो इनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार कोई भी कानून विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, हिंदी में यह लिखा गया है, इस अनुच्छेद के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए, या समझ पा रहे हैं, एक शब्द दिया गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ठीक है ना, और दूसरा दिया जाता है विशेष रूप से, जो फोकस कर दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी उनके उत्थान के लिए क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। इट गिव्स यू द पावर, ठीक है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, अब ये देखिए, इतनी बातें समझ पा रहे हैं? अब यहां देखिए साहब, एक चीज है, ये 15(4) तो कह दिया गया। थोड़ा मैं और इसको थोड़ा जूम कर दूं। आज थोड़ा सा मैं समझ चाहूंगा कि आज थोड़ा सा पीपीटी आपके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी में बना पाया हूं। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखिए आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत ही देखिए क्या किया गया। अब सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़े हुए लोग हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया। मंडल कमीशन पूरा नाम था इनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो है दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था ये। ठीक है, 1979 में बीपी कमीशन को क्या किया गया? 1979, ध्यान रखिएगा साहब, मंडल कमीशन इसी को बोलते हैं, बीपी मंडल कमीशन इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है ना, इसको अपॉइंट किया गया कि किस आधार पे, मेरी बातों को ध्यान समझिए, किस आधार पे बैकवर्ड क्लासेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक शब्द फिर बताओ। देयर इज अ 2 टर्म्स, 2 शब्द है हमारे पास, एक है वर्ग और दूसरा है वर्ण या जाति। ठीक है ना, या वन इज योर क्लास एंड अदर इज योर कास्ट। क्लास इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, कास्ट इज अ सोशल कंसेप्ट। ठीक है ना, यानी कि जो वर्ग है वो आर्थिक संकल्पना है और जो आपके पास जाति है वो क्या है? वो सामाजिक संकल्पना है। ठीक है ना, सो ये बात हो गई। तो 1979 में मंडल क्लास को बनाया गया, फॉर्म किया गया, या सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को इंस्टीट्यूट किया गया और बताया गया कि किस आधार पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ा वर्ग है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट व्हाट, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कर रहा है, और क्लास का मतलब होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स में भी आप समझते होंगे, सोसाइटी में भी आप समझते होंगे इन चीजों को। ठीक है, तो 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जब इसने क्या किया, जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी तो उसने मोर और लेस क्या किया कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस कास्ट थे, बैकवर्ड कास्ट, अगेन आई कोट द टर्म कास्ट, जाति, यानी कि जितने भी बैकवर्ड कास्ट थे ना, उनको मोर और लेस क्या बैकवर्ड क्लास के परिभाषा में शामिल कर लिया। मैं रफली बात कर रहा हूं, ठीक है ना, देयर इज सम टेक्निकलिटी आल्सो, सो प्लीज फोकस टुवर्ड्स मी। सो बैकवर्ड कास्ट को उन्होंने क्या कर दिया, बैकवर्ड क्लास में शामिल कर लिया, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, अब यहां फिर आपके काम के लिए बातें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो मंडल कमीशन था या सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, इसने क्या किया, सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि एक हो गया सोसाइटल बेसिस पे, एक हो गया इकोनॉमिक बेसिस पे, और तीसरा हो गया आपके पास एजुकेशनल बेसिस पे। इन्होंने क्या किया, 3 आधार माने, सामाजिक, दूसरा आपका हो गया आर्थिक, और तीसरा हो गया शैक्षणिक। और इन तीनों के आधार पे, इन बेसिस के लिए उन्होंने क्या किया, 11 जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया। 11 इंडिकेटर्स, ये आपके लिए पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कितने इंडिकेटर्स के आधार पे बना गया, तो 11 इंडिकेटर्स के आधार पे, ठीक है ना, टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस। ठीक है ना, यानी कि कैसे पिछड़ापन निर्धारित होगा, इसके लिए 3 आधार हो गए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। और कितने इंडिकेटर हो गए, तो 11 इंडिकेटर हो गए। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिवली आपसे बात करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल करके, तो यहां से 11 इंडिकेटर्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 11 इंडिकेटर्स। एक तो ये बात हो गई, तो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेसिस के आधार पे 11 आपके जो है डिटर्मिनेंट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि किस किस आधार पे मंडल कमीशन ने माना, सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे। ठीक है, इस आधार पे क्या कर दिया गया, आपके यहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स आ गई और उन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की। ठीक, दूसरा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बैकवर्ड क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है आपको कई बार। इसमें कहा गया, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह प्राधिकार है, या मैं कहूं अधिकार है, कि वो क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके उत्थान के लिए वो आयोग का गठन कर सकते हैं, उत्थान के लिए, या उनकी स्थिति का
की जांच करने के लिए, जायजा लेने के लिए, ठीक है ना। सो जस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड अपलिफ्ट, देयर इज अ टू टर्म, इन्वेस्टिगेट एंड अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना, फॉर किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो आर्टिकल 340, प्रेसिडेंट कैन फॉर्म व्हाट, बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इतने प्रावधान है आपके पास आपके संविधान के अंतर्गत जो क्या कर रहे हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये संवैधानिक प्रावधान हो गए और कुछ हमारे पास यहाँ पर विधायन भी हो गया, राइट। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब ये देखते हैं। सो ये था आपका 15.4। अब आ जाइए 15.5। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 15.4 फिर से बात करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू करंट। अभी बात करेंगे 15.4 के ऊपर भी एंड 16.4 के ऊपर भी, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, अनुच्छेद 15.4 और 16.4 जो लोग अच्छी से तैयारी कर पा रहे होंगे तो उनको ये आइडिया होगा मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले 15.5 भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15.5 ये क्या कहता है साहब, ठीक है ना। दिस इज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है ना। ये जो अनुच्छेद 15.5 है इसको संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में शामिल किया गया। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब साहब ये क्या कहता है, 15.5 क्या कहता है, 15.5 क्या कहता है। आर्टिकल 15.5 says the state is empowered to make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste or scheduled tribe regarding their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by a state except the minority educational institutions, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, ठीक है ना, यानी कि स्पेशली सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ ध्यान रखिए, और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SCs and STs regarding their admission, ठीक है ना, regarding their admission to educational institutions, ठीक है ना, including private, ध्यान दीजिएगा, educational institutions whether aided or unaided by the state, चाहे उसको सरकार से सहायता मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, except minority educational institutions, उनके बारे में ये बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निजी शिक्षण संस्थान सहित उनके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के बारे में विशेष प्रावधान करता है, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या ना हो। एक्सेप्शन है कि आप किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस पिछड़ेपन के आधार पर क्या कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि एग्जेम्प्ट रखा गया है किसको, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे जामिया बात कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बात कर लें, ठीक है ना। सो दीज आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो यहां पर आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अदरवाइज 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी क्या किया गया है, एक सर्टेन क्राइटेरिया रख करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उनके एडमिशन को लेकर के प्रोविजन किया गया है, ठीक है, 15.5 के अंतर्गत, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये देखिए क्या है, अब देखिए सब, एक मिनट, अब देखिए सब, अब होता क्या है, अब इस जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 15.5 के अंतर्गत, ठीक है ना, आर्टिकल 15.5 के अंतर्गत, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपके एडमिशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है ना। तो इसको इफेक्ट में लाने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको प्रभावकारी बनाने के लिए एक कानून बनाया गया। वो कानून क्या है आपका, अधिनियम सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ठीक है। ये किया गया, यानी कि ये एक्ट बनाया गया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006, ठीक है ना। और ये बात करता है ओबीसी कोटा के बारे में। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, ओबीसी कोटा के बारे में, दैट इज 27% फॉर किसके लिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसीज, ठीक है ना, इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो IIT हो, IIMs हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी आपको याद रखना होगा कि 2006 में जो 15.5 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए उसको प्रभावी करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 पारित किया गया, जिसके द्वारा ओबीसी कोटा
का प्रोविजन किया गया, यानी ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई फॉर देयर एडमिशंस इन आईआईटी एंड आईआईएम्स जैसे जितने भी हायर एजुकेशनल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां के लिए, ठीक है। सो यही बात हिंदी में भी यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। सो डन। एक एक चीज को ध्यान में रखिए साहब, यहां पे एक एक चीज को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए, राइट सर। अब ये देखिए, अब आ जाइए, अब रही बात, अब ओबीसी में आपने तो ये बात कर दी, ये प्रोविजन कर दिया, ओबीसी कोटा की बात कर दी, 2006 में आपने लॉ बना, एक्ट बना दिया, ठीक है। लेकिन अब यहां भी है कि अब हम किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए अगर कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो कोई ना कोई स्थिति आएगी जब वो थोड़ा सुधरेगा। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं कि ओबीसी के अंतर्गत भी, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अंदर भी कुछ लोगों का उत्थान हो जाएगा, कुछ लोगों का उन्नयन हो जाएगा, कुछ लोगों का एडवांसमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है यहां पर में वो गलत हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो इक्वल प्रोटेक्शन की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं से बाधित होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि डायरेक्ट किया, किसको निर्देशित किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि केंद्रीय सरकार को, जो केंद्रीय सरकार आपकी उसको, कि जो ओबीसी के अंदर है एक क्रीमी लेयर को उसको अलग किया जाए। क्रीमी लेयर का सीधा मतलब क्या है कि एडवांस सेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है ना, यानी कि जिनका एडवांसमेंट हो चुका है, ठीक है। अब रही बात कि अब जब ओबीसी हैं तो उनको क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाए, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, उनको बाहर रखा जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अमंग द ओबीसी व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द लॉ, ठीक है। अब किसको किसको बाहर रखा गया है ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंतर्गत, तो इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके बच्चे जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, कैग का पद, गवर्नर का पद, किसी मंत्री का पद, तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, ऑफिसेस हैं। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसको कोई होल्ड करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, जज, हाई कोर्ट, सबका प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, तो उनका अगर बच्चा है तो वो क्या होगा, क्रीमी लेयर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा और उनको किसी प्रकार के रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। यही बात किया गया, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के बच्चे को इसे एग्जेम्प्ट रखा गया, इसे छूट प्राप्त है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट किया गया कि हाँ वो सब क्या करेंगे, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और उनको ओबीसी का जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप ए क्लास 1, ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया एंड सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज। इसी तरीके से पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एलआईसी, जीआईसी एंड ऑल, यूनिवर्सिटी में जितने भी हो गए प्रोफेसर्स वगैरह, एंड ऑल्सो इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का आधार होगा इकोनॉमिक मतलब उनका इनकम से बेस किया जाएगा, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तीसरा माना गया है कि अगर कोई आर्मी के अंदर कर्नल रैंक का है या नेवी एयरफोर्स में कर्नल के इक्विवेलेंट अगर कोई पोस्ट है, ठीक है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और साथ ही साथ पैरामिलिट्री के अंतर्गत भी, ठीक है ना, तो उनके बच्चे को भी यहां पर क्या रखा है, एग्जेम्प्ट रखा गया है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये इज इट क्लियर? सो दे आर कंसिडर अंडर क्रीमी लेयर्स, क्रीमी लेयर में आएंगे। उसके अलावा अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, जस्ट अ सेकेंड सर एंड मैम्स, फिर क्या होता है ये देखिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं होते, प्रैक्टिस करते हैं, पैसा कमाते हैं, लॉयर्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियर्स भी होते हैं, ठीक है ना, आर्टिस्ट होते हैं, ऑथर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो इनके बच्चे को भी इससे क्या रखा गया, बाहर रखा गया, ठीक है। ये सब भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही माने जाएंगे। पर्सन्स एंगेज्ड इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, कोई भी पर्सन एंगेज्ड इन ट्रेड एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, उनको भी लिया गया, शामिल कर लिया गया। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव अ सर्टेन लिमिट एंड वैकेंट लैंड और बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज, एक निश्चित सीमा से ऊपर कृषि भूमि रखने वाले लोग और शहरी इलाकों में खाली पड़ी जमीनों पर इमारत बनाने वाले लोग, ठीक है ना, इनको भी इसे बाहर रखा गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको इकोनॉमी के आधार पर ध्यान रखना है कि पहले क्या था, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तब ओबीसी के लिए 1 लाख रुपए का कंसेप्ट रखा गया, सीलिंग रखा गया था, जिसको बढ़ा करके 2017 में ये कितना कर दिया गया है, ये 8 लाख रुपीस कर दिया है। तो persons having gross annual income of more than 8 lakhs or possessing wealth above the exemption limit, ठीक है ना, 8 लाख या उससे ऊपर का धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को भी क्या किया गया है, ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो कैटेगरी हैं वो एग्जेम्प्टेड है किसी प्रकार रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, किसी प्रकार के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को क्लेम करने के लिए, किसी प्रकार के सकारात्मक भेदभाव को क्लेम करने के लिए, किसी प्रकार के आरक्षण को क्लेम करने के लिए, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, यहां तक स्पष्ट है आप सभी लोगों का साथ? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक स्पष्ट होनी चाहिए बातें आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। चलिए साहब आ जाइए सभी लोग।
चलिए आ जाइए। सो ये आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डन। अब आइए देखिए क्या है, अब आगे आपके काम की बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से सवाल उठने की पूरी संभावना है आपके एग्जामिनेशन में। वो क्या है सम? ये है 103rd अमेंडमेंट, 103 103, ये 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात करूं? इसने क्या किया है, इसने, पहले मैं बात करूं आर्टिकल 15 पे बात करें तो फिर 15 पे बात करें। जैसे मैं पहले बता दूं कि इसने 3 जगह संशोधन किया है, 2 फंडामेंटल राइट में किया है। तो पहले फंडामेंटल राइट की चर्चा कर लेते हैं। एक आर्टिकल किया है 15(4) के अंदर अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन किया है, और एक किया है आर्टिकल 16(4) के अंदर। तो पहले हम लोग 15(4) में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत क्या संशोधन किया गया है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003-19 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, अमेंडेड आर्टिकल 15(4) टू एडिशनली परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पर जो जोड़ा गया है ना, अब एक और आधार जोड़ दिया गया, जहां पर एजुकेशनल और सोशल था, अब वहां एक और जोड़ दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करता है ये। ठीक है, सो आर्टिकल 1 जो संविधान संशोधन अधिनियम 103 है, वो क्या करता है 2019, वो एक एडिशनल क्या करेगा, आपके पास एक क्लॉज डालेगा टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना। अब देखिए है क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इशूड एन ऑर्डर इन 2019 टू प्रोवाइड 10% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर सच सेक्शंस ऑफ, सच सेक्शन का मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए, फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे 15(4) में क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं में बात कर लें। तो इसके लिए जब ये संविधान संशोधन हो गया, तब सरकार ने एक आदेश जारी किया, निर्गत किया, गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर, ठीक है ना, 2019 में, टू प्रोवाइड 10% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बट ये क्या है, इसमें वहां भी एग्जेम्प्टेड था, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप ये क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। हिंदी में देखिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये संशोधित करता है अनुच्छेद 15(4) को। अभी जिस वर्तमान कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें, 16(4) को भी करेगा, 15(4) के बारे में हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए अनुमति देने के लिए, मतलब कि प्रावधान करने का अधिकार दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 2019 में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऐसे वर्गों का मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 10% सीटें प्रदान करने का आदेश जारी किया। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर इस तरह का आरक्षण लागू नहीं होगा। ये बात पहले से थी। इसका मतलब क्या है कि एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया गया आर्टिकल 15(4) में, जो संविधान संशोधन अधिनियम 103 है उसके द्वारा, वो क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये जोड़ दिया गया किसके अंदर, आर्टिकल 15(4) के अंदर, राइट। अब देखते हैं, the benefits of such reservation can be availed by the EWS persons who are not covered under any of the existing schemes of reservation for scheduled caste, scheduled tribe and OBCs। ठीक है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि जो EWS है, इसका प्रावधान उन लोगों को नहीं मिलेगा, इनके अंतर्गत जो भी छूटें दी जाएंगी, जो भी आरक्षण दिया जाएगा, वो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी क्या करें, रिजर्वेशन का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली ये बात किसके बारे में कर रहा है, जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। क्योंकि SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, OBC को रिजर्वेशन मिल ही रहा है, इसका मतलब जो इसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, सो वो किसको नहीं मिला, जनरल कैटेगरी को। आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, यानी कि जो सामान्य जो वर्ग समुदाय के जो बच्चे हैं, उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी इन्फर किया गया। ठीक है ना। अदरवाइज पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो है अब इस लेजिस्लेशन के द्वारा, वो यही कहता है कि जिनको पहले से किसी प्रकार का आरक्षण का छूट अगर मिल रहा है, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC है, उनको नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बात किसके बारे में बात करिए, जनरल कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है। आई होप कि इतनी बातें समझ पा रहे हैं। सो आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत संविधान संशोधन 103वां 2019 के द्वारा ये संशोधन करके ये शब्दावली जोड़ दी गई। हिंदी में भी आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का ये कंसेप्ट डाला गया, यानी EWS का कंसेप्ट डाला गया। किस में डाला गया, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें समझ पा रहे हैं तो आगे और समझिए। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह से क्लियर रखिए। ठीक है, अब ये देखिए साहब,
एक अभी क्या दिखा था क्या, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, मुस्लिम भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम्स के अंदर भी ओबीसी कैटेगरी होती है, मुस्लिम के अंदर भी जनरल कैटेगरी होता है, ठीक है। या हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, यहाँ पर पिछड़ापन आधार रखा गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं इसी में एक चीज़ और, एक बात और समझिए। इसी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल और अमेंड किया गया। वो कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया? 16(4) ठीक है ना। और इसको इफेक्टिव करने के लिए क्या किया गया कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, एक ऑर्डर फिर से 2019 में ही जारी किया था, साथ साथ ही किया था 10% ऑफ रिजर्वेशन टू द EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिविल पोस्ट के लिए और सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? संशोधित अनुच्छेद, इसको केस को अनुच्छेद 16(4) को भी क्या किया गया? अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, ठीक है। अब सार्वजनिक रोजगार में, यानी कि जो रोजगार का मामला है, एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उसमें भी EWS के प्रभाव को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि कहां पे मिलेगा? सिविल पदों के लिए भारत सरकार के अधीन, सेवाओं में भारत सरकार के अधीन EWS को 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से यहां पर आपके पीटी के लिए जो सवाल बन सकता है, ठीक है, इतनी बातें तो हर कोई समझ रहा है, ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं। अब यहां पर कुछ एग्जेम्पशंस भी डाले गए हैं, कुछ इसके अपवाद भी रखे गए हैं जहां पर ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सर्टेन साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, यानी कुछ निश्चित जो है वैज्ञानिक और जो तकनीकी पद हैं, कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच रिजर्वेशंस, ठीक है ना। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को इस तरह के आरक्षण से छूट नहीं दी जा सकती, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे द पोस्ट शुड बी ग्रेडेड अबव इन ग्रुप ए, ग्रेड ए above, ठीक है ना, इन द सर्विस कंसर्न। दूसरा, क्लासिफाइड एज साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑर्डर 1961, उन्हें कैबिनेट सचिवालय के आदेश 1961 के संदर्भ में वैज्ञानिक और तकनीकी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा बॉस, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में बनने जा रहा है यूपीएससी के 2020 वाले पेपर में, ठीक है। सो इन सारे स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे। ये जो एग्जेम्पशन का मामला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी एज में आप ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये पक्का स्टेटमेंट आपसे बनेगा, पूछेगा। सो इसको ध्यान में रखिएगा, इन एग्जेम्पशंस को, तो इनको एग्जाम्प्ट रखा गया है। दूसरा एग्जेम्पशन क्या है? तीसरा एग्जेम्पशन क्या है? द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च, ठीक है ना। यानी कि पद अनुसंधान आयोजित करने या अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या किया गया है? एग्जेम्पशन दिया गया है 16(4), वहां पर इफेक्टिव नहीं होगा जिसके अंदर ये अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है। सो इनको, इन सारे प्रोविजंस को प्लीज और प्लीज ध्यान में रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अभी आ जाइए, अभी ये मामला सॉल्व नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें समझनी है। मैंने बोला भी है कि कई चीजें हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी होता है जो आपको समझना होगा पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी और भी चीजें समझनी है आपको। अब देखिए, जो काम की बात है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहां से भी सवाल बनने की संभावना पूरी की पूरी है। अब देखिए क्या है, अब जो रिजर्वेशन दिया गया ना, द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% फॉर EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि दो जगह हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो गया साहब और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो गया, ठीक है। ये 10% का जो क्लॉज है, विल बी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। इसका मतलब साहब हो गया कि जो अभी तक वर्तमान में जो रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है उसके अलावा ये 10% होगा साहब, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण का मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यानी कि जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है 50% का, उसके अलावा ये 10% होगा। इसका मतलब मैं साधारण शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि 50% प्लस 10%, दैट इज कॉल्ड 60%, ठीक है। अब ये मुद्दा फिर से समझने का है, ठीक है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पात्रता मापदंड क्या होना चाहिए, यानी कि 10% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% के मौजूदा के आरक्षण के अलावा कुल आरक्षण को 60% तक ले जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज इन इंग्लिश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, दैट इज द 10% रिजर्वेशन विल बी इन एडिशन, ठीक है ना। 10% इन एडिशन होगा टू द एग्जिस्टिंग कैप ऑफ 50%, 15%, ठीक है ना। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज इन द टोटल रिजर्वेशन विल बी ऑफ 60%, ठीक है। अब यहीं पर एक मामला फिर आ जाता है कि 60%,
अब अगर ये मेंस में आता तो इसकी समीक्षा हमें करनी पड़ती, लेकिन हम समीक्षा भी नहीं करेंगे, हम बस पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। अब देखिए, हाउएवर आपको मालूम होगा, हाउएवर इट इज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये जो 60% का है मामला मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के एक का जो है आपका जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। वो मामला क्या है, हाउ इट इज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, in which Supreme Court has given a formula against a maximum of 50% रिजर्वेशन। जबकि इस इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये रूलिंग है, ठीक है ना, ये रूलिंग है, इसका बार बार उल्लंघन किया गया। ऐसे कई स्टेट हैं जिसमें तमिलनाडु, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन देता है, 69% तक रिजर्वेशन देता है, वो उसका क्लियर कट उल्लंघन करता है। और अभी जो ईडब्ल्यूएस का जो प्रोविजन किया जा रहा है आर्टिकल 15(4) और 16(4) में जो अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, वो फिर से ये इंदिरा साहनी केस में जो वर्सेस जो आपका यूनियन ऑफ इंडिया मामला था, उसमें 50% का जो फॉर्मूला था रिजर्वेशन का, उसको एक्सीड करता है। इसका मतलब ये फिर से अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर सकता है, अपना क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। सो अगेन इट इज अ डिस्प्यूटेड जजमेंट, और ये सब कुछ बॉटलनेक्स थे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसकी समीक्षा भी नहीं कर रहा हूं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, इससे जुडिशियल जजमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी बस ये जानकारी में बात होनी चाहिए कि कहां पर किस चीज के उल्लंघन किया गया, कहां पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और क्या कानून में संशोधन किया गया है। ठीक है, ये अभी हमें पीटी के लिए समझना होगा। सारी चीजों को यहां अगर समझेंगे तो सारी चीजें गड़बड़ होंगी। ठीक है ना। सो मैं समझता हूं कि इतनी बातें आप स्पष्ट कर पा रहे हैं। सो बिल्कुल आप एकदम कहीं से कोई कॉपी कट पेस्ट ना करें। ठीक है ना, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लोग कॉपी कट पेस्ट कर, लेकिन आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि कैसे ये इंदिरा साहनी का मामला आ गया, कैसे ये सारी चीजें आ गई। आई होप कि दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। सो आप मुझे फटाफट बताएं कि कितने लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि कैसे इंदिरा साहनी का केस मामला इससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 15(4), 16(4), तमिलनाडु एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें सीक्वेंशियल वे में समझ में आ गई आप लोगों को। फटाफट गिव मी योर रिस्पॉन्स, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स यू। एवरीवन प्लीज गिव मी योर रिस्पॉन्स डियर, सभी लोग फटाफट। अरे यार इतने लोग देख रहे हैं, इतना कंजर्वेटिव। हाँ, मैं भी घर छोड़ करके, माँ पापा को छोड़ करके, हाँ गांव गए हुए जमाना हो गया यार। सोचने में बैठता हूं तो गांव की धूल धक्कर सारी यादें आती हैं। नाली में पटकना, पटका के मार खाना, मारना, ये सारी चीजें याद आ रही हैं। और यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के बीच में, फिर भी आप लोग ऐसे। हाँ, अभी तक गाँव में पूरा एकदम मिट्टी उट्टी पानी वानी में लगा करके अभी तक तो लगा दिए रहते कई आदमी को। हाँ समझ पा रहे हैं ये। सो इमोशनल नहीं करने का बाबा, इमोशनल नहीं करने का। आप लोगों के साथ हूं तो थोड़ा भूला रहता हूं। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओह ग्रेट। सो सिक्वेंशियल वे में सारी चीजें समझिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें सिक्वेंशियल वे में समझना जरूरी रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए साहब, राइट। देर इज वन सजेशन आया, आई होप कि क्या सजेशन आ रहा है। आई वुड लाइक टू, क्या था सजेशन, कोई सजेशन आ रहा था पीपीटी के रिगार्डिंग। प्लीज कैन यू गिव मी वंस अगेन द फीडबैक। जा जी, यहाँ तक बुझते हुए कास्ट के समझ रहे हुए, यहाँ दरभंगा मधुबनी के होली। चलिए सर, चलिए आ जाइए सर। 16(4) समझ पा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा है, अमेंडमेंट किया। और जो 15(4) है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है ना, फॉर ईडब्ल्यूएस जो अमेंडमेंट किया गया है किसके द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 103 के द्वारा 2019। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें अब आपके लिए क्लियर होंगी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो अभी मैंने चर्चा कर लिया वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जो पीपीटी में अवेलेबल है। देखिए, अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु दैट गो बियॉन्ड द लिमिट प्रेजेंटेड द स्टेट हैज अ 69% कोटा सिस्टम, राइट। तो ये बात समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम। अभी बात समझना बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ साहब, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है।
अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफाई किया है इसने, ठीक है ना, क्या किया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कि भैया कौन होगा। अब ये जानना तो जरूरी है कि इनके लिए भैया हम ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन तो कर दिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो इसको भी जानना और समझना जरूरी है। ये भी हमारे लिए प्रश्न बन सकता है एग्जामिनेशन में कि ईडब्ल्यूएस कौन, ठीक है ना, उसकी क्या परिभाषा है, ठीक है। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू डिफाइन हु पीपल आर, हु आर ईडब्ल्यूएस, हु आर इन द कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी है उसमें कौन लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास आधार रखा गया है। पहला है, एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो फैमिली इनकम का बेसिस रखा गया, और इसके अलावा कुछ अन्य इंडिकेटर्स भी हैं जो असेट के बेसिस पे है, ठीक है ना, असेट के बेसिस पे अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। पहला तो फैमिली इनकम। अब पहले फैमिली इनकम, यहां इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो इंडिविजुअल इनकम, फैमिली इनकम के बारे में बात हो रही है। नुक्ता का हेर फेर खुदा को जुदा कर देता है साहब, ये परिवार के आय के बारे में है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। चलिए आ जाइए। अरे हाँ बाबू, बिहारे से बनी, ठीक नो, चलो लोग, आरा भोजपुर से लेकर दरभंगा मधुबनी तक हमारे इलाका बा भाई, चला लोग, चलो सब आदमी भाई, चले आ जाइए। अब ज़्यादा नहीं, पहले समझ लीजिए इसको। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कहा गया है, जान लीजिए, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम के बारे में इसमें बताया गया है कि किसी परिवार का अगर वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, कम, फैमिली इनकम, एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख रुपीस है, 8 लाख से कम, ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये 8 लाख से साहब कम है, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय को इसमें शामिल किया गया। अब यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको आपके साथ ट्रिक कर सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है कि फैमिली इनकम कैसे, कमा करके नहीं, किसी भी तरीके से, कृषि से, व्यवसाय से, किसी पैसा से, ठीक है ना, आपका चाहे वो वेतन हो, सैलरी, आपका एग्रीकल्चर का प्रोफेशन हो तो भी, व्यापार हो तो भी, प्रोफेशन आपका कोई भी हो, पेशा हो तो भी, इन सबों का क्यूमुलेटिव होगा। और एक चीज और फिर यहां माइंड करने की बात है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी पीटी के लिए सवाल बना सकता है, वो ये है इनकम का जो कंसिडरेशन होगा, इनकम कंसिडरेशन, ठीक है ना, यानी कि आय पर जो विचार होगा वो क्या है, वुड बी फ्रॉम, ये इनकम कंसिडरेशन मैं यहां कर दे रहा हूं साहब, ये मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, जो इनकम का कंसिडरेशन होगा वुड बी फ्रॉम इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर प्रायर, यानी पहले वाला, टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस वर्ष आप एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले वाले का ईयर क्या होगा, वो आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा, दैट वुड वर्क फॉर योर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। सो साहब इसको भी प्लीज और प्लीज ध्यान में रखेंगे। मैं समझ पा रहा हूं कि यहां तक क्लैरिटी आपकी आई होगी, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस परिभाषित नहीं हुआ, ये तो केवल इनकम का आधार हुआ, अभी असेट बाकी है, ठीक है। सो समझ पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं सर सभी लोग, चलिए आ जाइए। इतनी बातें समझ पा रहे हैं सभी लोग पहले, चलिए इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, इनकम कंसिडरेशन हो गया, नेक्स्ट आ जाइए साहब, आ जाइए सर, आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अभी ठीक है, चलिए आ जाइए। सो आइए इसकी भी बात कर लें हम लोग। सो ये हो गया इनकम का बेसिस, नेक्स्ट आ जाइए। अब आइए असेट के मामले में बात करते हैं, संपत्ति के मामले में, संपत्ति के मामले में ये बात करें, एसेट के मामले में देखिए, पहला इसमें क्या है, बहुत सारे क्लॉज हैं, एक नहीं है इसमें, कई क्लॉजेस हैं। पहला ये है कि पीपल हु ओन लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड, यानी आपके पास जो खेती के लिए जो जमीन होना चाहिए वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, ठीक है, 5 एकड़ से कम, एक तो पहला कंडीशन ये। दूसरा क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर शहर में रह रहा है और उसके पास फ्लैट अगर है, शहर में रह रहा है और फ्लैट है,
तो उस फ्लैट का जो एरिया होना चाहिए वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, लेस देन 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट इन अ टाउन। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? पीपल हैव अ हाउस लेस देन, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट से आपका कम का फ्लैट यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना, जो फ्लैट होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया रखा गया ईडब्ल्यूएस में को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि कोई नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया है, कोई अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई नगर पालिका का अधिसूचित क्षेत्र है, ठीक है ना, और वहां पे आपके पास रेसिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए, 100 यार्ड से कम होना चाहिए। ठीक है ना, रेसिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट का हो गया 1000 स्क्वायर फीट, और जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो होना चाहिए 100 स्क्वायर यार्ड से छोटा। ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर नोटिफाइड एरिया से बाहर है, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी का जो नोटिफाइड एरिया होता है उसके बियॉन्ड होता है, ठीक है, वहां अगर है तो वहां पर ये होना चाहिए लेसर दैन 200 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, इन अदर दैन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? ये भी कंडीशन है। इसके अलावा क्या है, अब देखिए, अब कोई आदमी का कई लोग छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई साहब हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड से कम का जमीन है, ठीक है, कोई कहेगा भैया 1000 स्क्वायर फीट से कम का हमारे पास फ्लैट है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का 775 स्क्वायर फीट के में इलाके में फ्लैट है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास कहीं पर 500 स्क्वायर फीट का फिर से एक फ्लैट हो, कहीं 350 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट हो सकता है, कहीं ज़मीन उसके पास अलग हो सकती है। यानी कि इन सबों को इकट्ठा करके इसको क्या जोड़ा जाएगा और जोड़ करके फिर आपके पास क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस वुड बी क्लब्ड टुगेदर। ये क्या होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उन सबों को क्लब करके इसको एग्जामिन किया जाएगा व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई ईडब्ल्यूएस स्टेटस। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये इतनी बात समझ पा रहे हैं सब? इतनी बातें क्लियर हैं? जस्ट फटाफट गिव मी योर रिस्पॉन्स भाई। हैप्पी होली, फटाफट बताइए भाई, बुरा ना मानो, होली है, प्लीज प्लीज। प्रश्न पूछ रहा हूं, गुस्सा ना करना भैया। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये फटाफट गिव मी योर रिस्पॉन्स। ओके ओके, आई विल ट्राई टू डू दिस। ओके ग्रेट, समझ पा रहे हैं सभी लोग? डन। सो फटाफट यार, फटाफट। ओके ग्रेट, समझना जरूरी है। ठीक है साहब, और यकीन मानिए जिस तरह यूपीपीसी से क्वेश्चन टकरवाया हूं यहां भी टकरवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, भरोसा है नज़र पे, एक्सपीरियंस पे, मेहनत पे, आप खुद पे, आप पे भी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा और आप करके आएंगे, बस जैसा पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाइए, 101% आएगा प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आसमान को कोई भी आदमी परिभाषित नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। यूपीएससी इज आसमान, ठीक है ना, स्काई, लेकिन विद इन दैट स्काई वी कैन लिमिट द थिंग्स। लेकिन उस आकाश के नीचे हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, परिमित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए साहब। ओके सर, ये टॉपिक तो अभी आया है, अभी 103वां संविधान संशोधन मेरे पढ़ाने के बाद आया है। ठीक है, चलिए आ जाइए सर। सो इतनी बात समझ पा रहे हैं? सो ग्रेट, हूबहू चीजों को रट जाइए, प्रश्न आएगा। और ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, अगर आएगा तो यहां से प्रश्न जरूर टच करेगा। और इस इलाके को टच किया, अगर ये संविधान संशोधन टच किया, अगर ये आर्टिकल टच किया जो अभी मैंने करवाया, तो यहां से प्रश्न आएगा 101%। विश्वास रखिए परमात्मा पे। चलें सर, आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए ग्रेट, आ जाइए सर, नेक्स्ट बात करें। अच्छा, आज आर्टिकल 16 छूट जाएगा, आज 5 बज गया। आज तो पढ़ाने के पूरे मूड में था, लेकिन चलिए 15 मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल तरीके से समझ चुके होंगे। 16(4) भी मैंने रिलेट कर दिया है। 16 हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आर्टिकल 16, ठीक है ना। आर्टिकल 16 से हम लोग बात करना शुरू करेंगे। आर्टिकल 16, 17, 18 हम लोग, मैंने बता रखा है ना कि फंडामेंटल राइट बहुत ही ज्यादा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलाके में से आता है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए खूब मन से होली मनाइए,
बिल्कुल गांव में अगर रह रहे हैं, अपने शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो होली मनाने में चूकिएगा मत। बस ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा कि कहीं कुछ इंजरी ना आ जाए, ठीक है। बाकी दिल खोल के खेलिए, जब खेलने का समय है मस्त होके खोलिए। सो हैप्पी होली जोगी जी, सारा रा हैप्पी होली, बाय, टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, स्प्लैशिंग होली, बाय बाय, टेक केयर। आपको सभी चीजें यहां मिलेंगी सर। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे। अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन है बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं, और पेड भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर किया था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा सर, प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए, 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देना है 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना? 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल, क्या कहते हैं, गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर मैम्स। उसके देखिए, जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट, 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट, 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स।